सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस खंड में राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन को देख रहे हैं और इस श्रृंखला में हम पहला चैप्टर जो कि भारत का संवैधानिक विकास है उसको देख चुके हैं। अब जो दूसरा चैप्टर है वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सारी श्रृंखलाएँ जो हम तैयार कर रहे हैं राज्य व्यवस्था पूर्वावलोकन की, ये आपको GIC प्रवक्ता, TGT, PGT, राजनीति शास्त्र, साथ ही साथ जो भविष्य में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली परीक्षा है उसमें भी काम देगा, और बिहार की जो शिक्षक भर्ती TRE 4.0 आने वाली है उसमें भी आपके लिए ये बहुत ही अत्यंत कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार MN रॉय ने दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। तो साथियों, ये तो हर कोई जानता है कि 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले MN राय ने दिया था, और और इन्हीं के समय के लगभग बराबर समय पर मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन की बात की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद अगर बात हुई थी तो पटना में मई 1934 में हुई थी। जिसकी पुष्टि जो है कि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। तो साथियों, ये सवाल बना है कि पहली बार जो है कि लिखे एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने की बात किसके द्वारा जो है कि स्वीकार की गई थी, तो वह था 1942 में क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था, और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों के प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर जो है कि होना था। तो ये साथियों बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार जो है कि संविधान सभा कैसी होनी थी, निर्वाचित होनी थी। मतलब जो संविधान सभा बनने वाली थी वह लोगों के द्वारा चुन करके बनने वाली थी, और उसका जो प्रतिनिधित्व होने वाला था वह एक निश्चित जनसंख्या के आधार पर होने वाला था, जो कितना था, 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधियों के चुनने की बात इसमें की गई थी। तो इसके तहत देखिए, अब आगे देखते हैं। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के जो है कि निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी, और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी साथियों, 389 जो है कि निर्धारित थी। इसमें से 296 जो है कि वो ब्रिटिश भारत से मतलब यहाँ पे तात्पर्य है वे भारत के भूभाग जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन चलता था, उनसे 296 सदस्य चुने जाने वाले थे, और 93 सीटें जो थी साथियों, यह जो है कि देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। मतलब जिन भूभागों पर अभी राजाओं महाराजाओं का शासन चलता था या उनका प्रभुत्व था, वहाँ से कितनी सीटें, 93, और 296 सीटें जो है वह ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी। तो इस तरह से 296 + 93 टोटल कितनी सीटें हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 389, और ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 जो ये ब्रिटिश भारत को 296 सीटें आवंटित थी, इनमें से 292 सदस्यों का जो है कि चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से होने वाला था। मतलब ऐसे जगह पर जहाँ पर गवर्नरों की नियुक्ति के द्वारा शासन चलाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, और 4 जो है कि मुख्य चुनाव आयुक्तों के प्रांतों से जो है कि चुन करके प्रतिनिधि आने वाले थे संविधान सभा में। तो इस तरह से ये 292 और प्लस ये 4 मिलकर के कितने हो गए, टोटल हो गए 296,
मतलब 296 सीटें जो है कि वह ब्रिटिश भारत से आने वाली थी, और इस 296 में से 292 11 गवर्नर प्रांतों से थी, और 4 जो है वह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुनी जानी थी। चलिए साथियों, अब देखिए आगे कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है कि रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। तो ये जो देशी रियासत थी, इनकी यहाँ पे चुनाव कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पे तो जो है कि प्रतिनिधि थे नहीं, तो जो देशी रियासत हैं उनका चुनाव जो है कि हाँ देखिए, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो है रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। तो इस तरह से हमारी संविधान सभा कैसे थी, आंशिक निर्वाचित थी और आंशिक मनोनीत थी। यह भी सवाल बनता है, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र से आने वाले थे वो निर्वाचित होकर के आने वाले थे, और जो देशी रियासतों से चुन करके आने वाले प्रतिनिधि थे वे कैसे थे, वो मनोनीत होने वाले थे। तो इस तरह से हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। और संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ वह जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटें जो है कि जो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई थी, उनमें जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो अन्य लोग थे जो निर्दलीय चुनाव लड़े या छोटे समूहों से थे, तो उनको जो है कि 15 सीटें मिली। और देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान के तीसरे अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से जो है कि शामिल होना प्रारंभ हुए। एक सेकंड। हाँ तो साथियों देखिए, तो इसमें क्या हुआ कि देशी रियासतों ने प्रारंभ में जो है कि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, लेकिन जो तीसरा अधिवेशन था जो कि 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से शामिल होना जो है कि प्रारंभ हुए। लेकिन जो है कि देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, और संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, और प्रांतों के विधान सभाओं का उपयोग जो है कि वह निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। मतलब जो विधानसभा के सदस्य थे प्रांतों के, उन्हीं लोगों ने अपने 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 क्षेत्रों से जो है कि संविधान सभा के सदस्यों को चुना हुआ था। तो यह निर्वाचक जो है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो सवाल बनता है कि क्या संविधान सभा में जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे वे वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित हुए थे? तो ऐसा नहीं है, वे अपने अपने विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है कि चुने हुए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर 1935 के अधिनियम में जो मताधिकार जो था वो किनको किनको मिला हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर जो है कि सीमित था। मतलब वही लोग वोट दे सकते थे जो टैक्स पेयर थे या एजुकेटेड थे या जिनके पास ठीक ठाक संपत्ति थी, उन्हीं लोगों को जो है कि मताधिकार का अधिकार मिला हुआ था। और 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। इस तरह से 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 9 महिलाएं थीं। तो अगर ये कभी सवाल बने कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था उस पहली बैठक में, तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और टोटल कितने लोग भाग लिए थे? टोटल 207 लोगों ने भाग लिया था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से जो है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। तो ये भी सवाल बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था। और माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 के प्रस्तुत की गई थी के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप
पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। और मूल संविधान जो कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या अब इस तरह से टोटल कितनी रह गई, पहले 389 थी, तो 389 से घट कर के हो गई 299। जब पाकिस्तान का गठन हो गया और पाकिस्तान ने अपनी अलग संविधान सभा बना ली, तो भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, वो बचे 299, 299 जो है कि सदस्य बचे, जिसमें भारतीय प्रांतों से कितने चुन करके आए थे, इस 299 में से वो भारतीय प्रांतों से जो चुन के आए थे वो थे 229। और देसी रियासतों से कितने चुन करके आए, देसी रियासतों से 70 प्रतिनिधि। वहाँ कितने होने वाले थे, वहाँ 93 प्रतिनिधि थे टोटल। जब पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान की और भारत की जो मिली जुली संविधान सभा थी, तब जो है कि देसी रियासतों से थे 93, और अब कितने बचे, जब पाकिस्तान चला गया तो बचे केवल 70। और इस तरह से टोटल 389 से घट करके हो गई संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, वो हो गई 299। तो अब कितने 70 प्रतिनिधि जो है कि देसी रियासत से थे और 239 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से चुन करके आए हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण है संभवतः संविधान को सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया गया। और इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, मतलब संविधान के निर्माण करने के लिए टोटल जो अधिवेशन हुए थे वो 11 अधिवेशन हुए थे, और उनकी अवधि कितनी थी, वो 165 दिन, मतलब कि अधिवेशन पर अधिवेशन 11 अधिवेशनों में 165 दिन जो है कि बहस हुई थी, जिसमें 114 जिसमें जो है कि 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर विचार किया गया। मतलब 165 दिन अगर संविधान को पर बहस हुई थी, तो जो उनमें से 114 दिन केवल संविधान के प्रारूप पर जो है कि बहस हुई। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो अगर ये सवाल पूछे कि संविधान को अंगीकृत किस अधिवेशन में किया गया, तो वो था 11वें अधिवेशन में किया गया। और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो संविधान सभा पर जब हस्ताक्षर, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, और 24 जनवरी को जब जो है कि संविधान को समवेत किया गया, तो संविधान सभा जिस दिन आखिरी बैठक हुई संविधान सभा के सदस्यों की, और जिस दिन वो दिन था 24 जनवरी 1950, उस दिन जब संविधान पर सिग्नेचर हुए, हस्ताक्षर किए गए, तो हस्ताक्षरकर्ता कुल थे 284। तो अगर ये आपसे सवाल बने कि संविधान सभा की आखिरी जो बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान को जो है कि फाइनली रूप से लागू करने की घोषणा की गई, वैसे तो हुई 26 जनवरी को, लेकिन पहले अंतिम बैठक 24 जनवरी को थी, तो उस दिन संविधान सभा पर सिग्नेचर करने वाले कितने लोग थे टोटल, तो वो 284 सदस्य थे। और भारतीय संविधान सभा के निर्माण के समय जो है कि बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जो है कि लागू हुआ। और भारतीय संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। और जिस दिन पहली बैठक हुई तो उस दिन 9 लोगों ने जो है कि भाग लिया था। और ये जो सभी महिलाएं हैं, इनके नाम दिया हुआ है। तो इनमें से जो पहली हैं वो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर हैं, तीसरी सरोजनी नायडू, चौथी सुचित्रा कृपलानी, पाँचवीं पूर्णिमा बनर्जी, छठी लीला राय, सातवीं जी दुर्गाबाई, आठवीं हंसा मेहता, नौवां कमला चौधरी और 10वीं रेणुका रे, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षयानी वेलायुधन और 13वीं जो है वो बेगम एजाज रसूल हैं और 14वीं है एनी मस्करीनी तथा 15वीं है अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा पर यह टिप्पणी की है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान सभा को कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। और 2 सितंबर 1946 को
अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। तो ये सवाल कभी पूछा जाए कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 5 प्रतिनिधि, और कब शामिल हुए थे, तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। तो इतनी बातें साथियों जो है कि संविधान सभा के बारे में थी। अब हम लोग संविधान सभा और उसकी प्रक्रिया से संबंधित जो सवाल बने हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आप सबके सामने जो पहला सवाल है वह है कि भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों स्वराज पार्टी 1934 में। ऑप्शन ए इस तरह से सही हो जाएगा। देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय की अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। लेकिन साथियों याद रखिएगा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। ये मांग इनकी जरूर थी, लेकिन वो जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ था। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एम.एन. राय। देखिए, वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो इसका सही जवाब है साथियों क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी देखिए सही है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में भारत आया था, उसने रखा था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो हमने साथियों आपको बताया है 10 लाख। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अब अगला सवाल है आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसमें विलियम वुड जो है साथियों वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देख लीजिए, ऑप्शन इस तरह से सही है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा और इस मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष भी थे, और पैथिक लॉरेंस ये भारत सचिव थे, और ए.बी. अलेक्जेंडर जो है कि नौसेना मंत्री थे। ये लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, और जो नहीं थे वो थे विलियम वुड। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। तो इसका सही जवाब साथियों कैबिनेट मिशन योजना के 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका सही जवाब है साथियों जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। तो ये भी साथियों सवाल बना है कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो आप लोग बिल्कुल तिथि के साथ इसको याद रखिएगा। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को इसने अपना कार्यभार संभाला था, मतलब उसका गठन हो गया था। और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का
पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम। तो पूछा है कि 1946 में गठित प्रथम अंतरिम, तो इसमें साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी नहीं थे। ऑप्शन सी देखिए सही है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा सवाल है साथियों, कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण क्या बताए हैं कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। तो साथियों इसमें से कारण गलत है, बाकी कथन जो है कि वह सही है। इसकी व्याख्या मैं आप सबके सामने देखिए रख रहा हूँ। देखिए, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर आर्किबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे और जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना और भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत के विभाजन को रोक सकें। अतः कथन सही होगा और कारण जो है कि गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो हमने पहले ही बताया आपको कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, जबकि एम.एन. राय ने मांग जरूर की थी और जो है कि 1934 में जो पार्टी थी उन्होंने मांग जरूर की थी, लेकिन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग जो कि संविधान सभा में गए थे, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो यह भी सही नहीं है। आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष थी और आंशिक रूप से मनोनीत कह सकते हैं। तो वह बहुदलीय निकाय थी, यह सही है, और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। तो इस तरह से तीसरा और चौथा विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन सी, इस तरह से देखिए साथियों सही है। और संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी और इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, इसलिए हाँ, इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 साथियों कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो सही बात है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत। यह बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो यह भी बात सही है। तो इस तरह से इसमें जो कथन ए और डी है साथियों वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं ए और डी कहाँ दिया हुआ। ए और डी है ऑप्शन ए, तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा। अब आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि निम्नलिखित में से जो है कि संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। पूछ रहा है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो यह बात सही है। दूसरा कथन है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, यह भी बात सही है। तीसरा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो यही कथन गलत है,
क्योंकि सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा नहीं थी। और डी देख लेते हैं क्या है, तो डी है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो यह भी बात साथियों सही है। तो इस तरह से इसमें जो कथन गलत है वह है ऑप्शन सी, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत हमको नहीं लग रहा है कि है, बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अगर पढ़ना हुआ तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, तो इसका भी ऑप्शन सी ही सही है। तो इस तरह से इसकी भी व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब आगे दिया है कथन दिया है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, तो यह गलत है। दूसरा दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, यह भी गलत है साथियों। और तीसरा है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, यही सही है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सबके सामने कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा नहीं हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा यह भी इस तरह से भी नहीं हुआ था, और भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा इस तरह से भी नहीं हुआ था, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है साथियों वह सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है कि निर्वाचित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि वह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी। इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। उन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा द्वारा पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। तो एच.सी. मुखर्जी पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, लेकिन पहले अस्थायी उपाध्यक्ष अगर नाम पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे फ्रैंक एंथोनी। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका जो है कि सही था। अब क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, भारतीय संविधान की सभा की स्थापना हुई थी। तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये भी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। 24 है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो यहाँ पे देखिए तारीख नहीं दिया है, तो दिसंबर 1946 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों आप सबके सामने कि संविधान की भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो यह 9 दिसंबर 1946 को। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि 25 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी साथियों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था
जनवरी 22, 1946 या जनवरी 22, 1947 या फरवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946। तो 27 का जो सही जवाब है साथियों वह है 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है कि पारित किया गया था। तो देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यह उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है आप सबके सामने। संविधान सभा के प्रमुख संवैधानिक प्रस्ताव का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी रखे थे। 28 का हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अब 29 है साथियों कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये भी सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था और उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और अगला कथन है अच्छा कोड बनाया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। हम देखते हैं कोड क्या बनाया है। कोड में है 1 2 3 1 3 4 या 2 3 4 या सभी चारों। तो क्वेश्चन नंबर इसका देखिए ऑप्शन ए सही है, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। मतलब कि भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा के माध्यम से किया जाता है। यह कथन सही है। और जबकि यहाँ पे दिया क्या है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो हमारे यहाँ जो राज्य का मुखिया मतलब भारत का राष्ट्रपति होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इस तरह से ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी के 3 कथन जो हैं वह सही है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल यहाँ पे दिया है 7, 9, 12, 15। तो साथियों अगर 11 न दिया रहेगा तो 12 माना जाएगा, क्योंकि 24 जनवरी वाले दिन को काउंट नहीं करते हैं वो लोग, तब 11 होता है। अगर 24 जनवरी की जो अंतिम बैठक हुई थी उसको काउंट करेंगे तो 12 हो जाएगा। इस तरह से देखिए संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन बहस चली थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार से निकटतम जो है कि विकल्प सी सही होगा, मतलब 12 अधिवेशन माने जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अब इसी में देखिए 26 नवंबर 1949 दिया है, 5 दिसंबर 1949 दिया है, 24 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। दिया है सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब देखते हैं सूची में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष इनमें से कौन होंगे? देखिए प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो साथियों संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। तो डी का हो जाएगा 2। हम देखिए मैच कराते हैं, डी का 2 मात्र एक ही में दिया है ऑप्शन बी में, तो इस तरह से बी सही हो जाएगा। बाकी मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ प्रश्न। देखिए उसका सही जवाब संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे। ये इनके जगह पर पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी बने थे, लेकिन ये 11 दिसंबर को जब ये होते हैं तो ये इन्हीं को माना जाएगा पहले उपाध्यक्ष। और प्रारूप समिति को मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी, जो कि राजस्थान से थे। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हमने बता ही दिया था कि जवाहरलाल नेहरू थे।
तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए नोट, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे और जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं साथियों। 35 में पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल राव थे, BN राव हो जाएंगे सही, ऑप्शन सी। बेनेगल नरसिंह राव उनका पूरा नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो ये BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। और क्वेश्चन नंबर 37 है साथियों कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 14 नवंबर 1949 और 14 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1948 या 25 नवंबर 1949। तो इसका देखते हैं साथियों क्या दिया, देखिए स्टार लगाया, आप देखते हैं क्यों। देखिए संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है कि सही नहीं है। तो तृतीय वाचन अब कभी भी अगर किसी परीक्षा में रिवीजन करें तो याद रखिएगा कि 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अब अगला सवाल है साथियों कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वो दे रहा है 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को या 11 फरवरी 1948 को या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 साथियों लागू हुआ था 26 जनवरी 19 से, लेकिन तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने का पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। तो लागू होने 26 जनवरी 1950 और ग्रहण करने 26 नवंबर 1950 हो जाएगा 49 और 26 जनवरी 1950। देखिए संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुई। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि जो है 26 जनवरी 1950 होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो जो अंगीकृत किया गया साथियों वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, पूछा गया कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि वह सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 है साथियों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यही बात सही है। इस तरह से ऑप्शन ए जो है कि सही हो जाएगा।
देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान सभा के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 का साथियों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, तो इस तरह से ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो इसमें विकल्प दिया है भारतीय संविधान द्वारा, भारत के गवर्नर द्वारा, तो भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। सवाल अच्छा है साथियों, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, लेकिन इसका भी विकल्प सही है, ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। इस तरह से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 की तरफ। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो ये भी 26 जनवरी 1949 26 नवंबर 1989 होगा। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा 47 का। अब देखते हैं 48 में क्या है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। पूछा है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो वो बम्बई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। इस तरह से 48 का बी सही हो जाएगा। देख लीजिए इसकी व्याख्या। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर के संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः ये हमारा विकल्प बी ही जो है कि वह सही हो जाएगा। अच्छा सवाल था साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 49 है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म उनका हुआ था 1891 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 को। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। व्याख्या देख लीजिए इसके। संविधान सभा भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। अब क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। अब देखते हैं कूट क्या बनाया है। कूट बनाया केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, अन्यथा दोनों गलत है। तो इसका जो दोनों ही कथन साथियों सही है। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। 50 का सी देख लीजिए। देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है
हाँ, कथन और कारण वाला है। कथन दिया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा दिया है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो दिया है कि ए और आर दोनों सही, मतलब कथन और कारण दोनों सही और सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है, और कथन गलत है और कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 का वो है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों। 52 कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो यह बात कही थी मौलाना आज़ाद जी ने। इस तरह से ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 साथियों। 53 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो यह सुझाव था महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन डी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्न का कथन डॉक्टर संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय उनके वक्तव्य का अंश है। अब क्वेश्चन नंबर 55 साथियों। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? मॉरिस जोन्स, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का, या आइवर जेनिंग्स का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आइवर जेनिंग्स है। देखिए, व्याख्या पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 56 है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी? तो यह कथन है साथियों ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने ऐसा बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। ग्रेनविले ऑस्टिन। अब क्वेश्चन नंबर 57 और जो है कि संविधान निर्मात्री सभा और इसकी प्रक्रिया वाले चैप्टर का आखिरी सवाल भी है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थीं? तो वो 15 महिलाएं थी साथियों, मैंने आपको बताया भी है। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर जो है कि समाप्त हुआ। अब जो अगला चैप्टर होगा वो संविधान सभा की प्रमुख समितियों से होगा। तो चलिए साथियों, अगर आप लोगों को ये पहल अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।